क्या चेक बाउंस केस को करते समय कोई ऐसी सावधानी है जो आपको बरतनी है? अगर है तो वो क्या है? अगर आपने वो नहीं बरती तो क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके केस पर? क्या आपका केस रिजेक्ट हो सकता है? क्या आपके केस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आपने वो सावधानी नहीं बरती? इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन, और साथ ही साथ समझेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट जिसने बताया कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपको समय रहते उसको करेक्ट करना भी पड़ेगा, और अगर आपने समय रहते करेक्ट नहीं किया तो बाद में आपको करेक्शन का मौका भी नहीं मिलेगा। तो करेक्ट करने का क्या सही टाइम है वो भी आप आज के इस वीडियो में समझेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख कर बताइए। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बेसिकली समझ लेते हैं कि क्या प्रॉपर तरीका है चेक बाउंस केस फाइल करने का। जब भी आपने किसी से चेक लिया तो उस चेक को जब आप बैंक में डालते हैं और वो बाउंस हो जाता है तो फिर आगे का क्या प्रोसीजर है, कैसे आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं, कैसे आपको केस फाइल करना है। पहले स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझ लेते हैं और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी है वो भी समझना है। देखो, सबसे पहले समझो कि चेक बाउंस केस किस सेक्शन में फाइल होता है, किस एक्ट में फाइल होता है। तो इसके लिए बना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसका एक सेक्शन है सेक्शन 138। सेक्शन 138 में हर एक कंप्लेनेंट के पास ऑप्शन है कि अगर उसको मिला चेक बाउंस हो जाता है तो वो कोर्ट में चेक बाउंस केस फाइल करके पैसे को रिकवर कर सकता है। ये आप समझ गए होंगे। अब इसके साथ ही कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी शब्दावली भी मैं आपको बताता चलता हूँ जो इस वीडियो को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। देखो, बेसिकली जो चेक को इशू करता है ना, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ड्रॉवर बोलते हैं। ड्रॉवर वह व्यक्ति है जो चेक को इशू करता है, जो चेक पर अमाउंट डालकर आपको देता है कि भाई ले जाकर पैसे ले लो, और जिसको चेक दिया जाता है उसको बोलते हैं पेई। पेई वह व्यक्ति है जिसके फेवर में चेक को इशू किया जाता है। ये दो टर्म्स आपको समझने होंगे ताकि आपको आगे वीडियो में अगर मैं इन शब्दों को यूज़ करूं तो आपको समझ में आता है। एक और शब्द है ड्रॉई। ड्रॉई वह बैंक होता है जिसमें ड्रॉवर का अकाउंट होता है, जिसमें ड्रॉवर मतलब कि जो चेक को इशू कर रहा है वो जिस बैंक में अपने अकाउंट को मेंटेन करता है उस बैंक को हम ड्रॉई बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 3 ऐसे शब्द हैं, बस यही 3 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आती रहे। तो बेसिकली अब क्या होता है पूरे केस में, कैसे ये पूरा केस स्टार्ट होता है, इसको समझते हैं। देखो, बेसिकली क्या होता है कि जब ड्रॉवर चेक को इशू करता है तो वो उसमें एक डेट मेंशन भी करता है कि वो चेक किस पर्टिकुलर डेट से वैलिड होगा, कब उस चेक को बैंक में डालकर भजाया जा सकता है। अगर सिंपल से शब्दों में कहूँ, उस डेट की बहुत ही अहमियत होती है, क्योंकि सेक्शन 138 कहता है कि पहली कंडीशन ही यही है कि जो डेट चेक में लिखा हुआ है उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर ही उस चेक को बैंक में डालकर भजाया जा सकता है। तो उस डेट को हमेशा आप ध्यान में रखिए। जो भी डेट उसमें लिखा हुआ है उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर ही उस चेक को आपको बैंक में डालना है अगर आपको चेक मिला है तो ये पहली कंडीशन है, ये पहला रूल है चेक डालने का। और जब आपने चेक बैंक में डाल दिया है और अगर सपोज करो कि वो चेक बाउंस हो जाता है तो उस बाउंस चेक से रिलेटेड आपको एक रिटर्न मीमो जनरेट करता है बैंक। बैंक जैसे ही आपको रिटर्न मेमो जनरेट कर देता है तो उस डेट से, जिस दिन रिटर्न मेमो जनरेट हुआ है, जो डेट उस रिटर्न मेमो में लिखी हुई है, उस डेट से अगले 30 दिनों के अंदर आपको ड्रॉवर को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। मतलब कि सिंपल से शब्दों में ये कहें कि जिस दिन पेई को रिटर्न मेमो मिलता है कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, उस दिन से ही अगले 30 दिनों के अंदर अंदर ड्रॉवर को एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। ये दूसरी कंडीशन है, ये दूसरा स्टेप है। अगर चेक बाउंस हो गया है तो
ये दूसरा स्टेप है जो पेई को करना होता है। और इसके बाद जब लीगल नोटिस ड्रॉवर को मिल जाता है तब आती है तीसरी सिचुएशन, तीसरी कंडीशन। उस ड्रॉवर को लीगल नोटिस मिलने के बाद आपको 15 दिनों तक वेट करना होता है कि वो आपको रिप्लाई करे या आपको जो चेक में अमाउंट लिखा हुआ था वो आपको रिटर्न कर दे। मतलब कि यहाँ पर जो नेक्स्ट 15 दिन है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। जैसे ही लीगल नोटिस ड्रॉवर को मिला उसके बाद से 15 दिनों तक आपको वेट करना होता है। ये तीसरी कंडीशन है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में मेंशन है। अब इसके बाद सपोज करो कि 15 दिन बीत गए लेकिन अभी भी ड्रॉवर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही पेमेंट को वापस किया है। तब इसके बाद आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 142 की बारी, जो बताता है चौथी कंडीशन। जैसे ही 15 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट 30 दिनों के अंदर आपके पास राइट होता है चेक बाउंस केस फाइल करने का, क्योंकि जैसे ही 15 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन आ जाता है। मतलब कि आपके पास एक्शन लेने का एक कारण आ जाता है ड्रॉवर के अगेंस्ट, और उसके बाद आप अगले 30 दिनों के अंदर चेक बाउंस केस फाइल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर है चेक बाउंस केस फाइल करने का, और यही 4 कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल भी करनी है अगर आप एक चेक बाउंस केस फाइल करना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपको चेक दिया हुआ है और वो चेक हो गया है बाउंस। अब आपने यहाँ पर 4 कंडीशंस समझ ली हैं जो आपको पूरी करनी है चेक बाउंस केस फाइल करने के लिए, और जैसे ही ये 4 कंडीशंस पूरी हुई आपको चेक बाउंस केस फाइल कर देना है। और आप ध्यान रखिए, जैसे ही आप चेक बाउंस केस फाइल करते हैं तो फिर कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाती है आपको आपका पैसा लौटाने की, अगर आपका केस जेन्युइन है तो इस तरह से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बहुत ही पते की बात आपको अभी समझनी बाकी है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो आमतौर पर लोग कर देते हैं वो हम अब समझेंगे एक केस के माध्यम से। रिसेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया और उसमें बताया कि कंप्लेनेंट एक ऐसी गलती कर देता है जो बहुत ही कॉमन है और वो आमतौर पर हो जाती है, और उसको अमेंड भी नहीं करता है। अगर मानो गलती हो भी गई है तो उसको समय रहते अगर वो अमेंड नहीं करता है तो उसका केस भी डिसमिस हो सकता है, उसका जो पैसा है वो डूब सकता है। अब ये गलती क्या है इसको समझो। सबसे पहले हम जानेंगे केस का नाम क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पास किया। केस का नाम है मुनीश कुमार गुप्ता वर्सेस मित्तल ट्रेडिंग कंपनी। इस केस में मित्तल ट्रेडिंग कंपनी ने बोला कि मुनीश कुमार गुप्ता ने एक चेक इशू किया था जिसमें उसने डेट मेंशन किया था 22/7/2010, और उसी के बिहाफ पर उसने एक लीगल नोटिस भेजा था और बाद में कंप्लेंट फाइल किया था। लेकिन बाद में जब कंप्लेंट फाइल हो गई और केस में एविडेंसेस भी हो गए, उसके बाद मित्तल ट्रेडिंग कंपनी को ये रियलाइज होता है कि भाई जो चेक में डेट डला हुआ था वो 2010 नहीं 2012 थी, और उसको अमेंड करने के लिए उसने जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की कि भाई मैं अपने कंप्लेंट को अमेंड करना चाहता हूँ। उसमें जो डेट है वो मैंने गलत मेंशन कर दी थी, मैंने कोर्ट को गलत डेट बताई थी। तो फिर यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने इस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। और ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के पीछे रीज़न ये बताया कि आपने जो एप्लीकेशन दी है वो बहुत लेट दी है, केस में एविडेंस हो चुका है और अब ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट मित्तल ट्रेडिंग कंपनी पहुंचती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देता है। लेकिन यहाँ पर जब मुनीश कुमार गुप्ता को पता चलता है कि एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है तो वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुनीश कुमार गुप्ता बोलता है कि हाई कोर्ट ने जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन ग्रांट की है वो गलत ग्राउंड पर की है, वो खारिज हो जानी चाहिए। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पूरे केस को देखता है, वो पूरे केस के फैक्ट्स को समझता है। केस में सुप्रीम कोर्ट देखता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो चेक था उसमें भी जो डेट थी वो 22/7/2010 ही लिखी हुई थी, जो लीगल नोटिस भेजा हुआ था उसमें भी सेम डेट लिखी हुई थी, जो कंप्लेंट फाइल की गई थी उसमें भी वही डेट थी। तो हम कैसे मान लें कि कंप्लेंट में टाइपोग्राफिकल एरर है? बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ तो गलत हो गई, क्योंकि एविडेंस होने के बाद आप आए हैं और बता रहे हैं कि कंप्लेंट में आपकी गलती हो गई है, आपने गलत उसमें मेंशन कर दिया है, तो ये चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर मान लो हमने अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ कर भी दिया तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा,
जस्टिफाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो चेक में डेट है अगर उसको हम चेंज कर देते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि चेक में जो डेट है वो अलग है, तो जो चेक को भजाने का 6 महीने का टाइम पीरियड था वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उसमें 2010 की डेट है और अगर हम मान लें कि उसमें 2012 की डेट पड़ी है तो उसका जो 6 महीने का टाइम था वो तो चेंज हो गया। और इसके साथ ही साथ लीगल नोटिस भेजने का जो टाइम था उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान 2010 या 2012 के बीच में जो ये डिफरेंस है, इसमें अकाउंट में कितने पैसे हैं कितने पैसे नहीं हैं इसका भी डिफरेंस हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ नहीं की जा सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पर कंप्लेनेंट को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी टाइपोग्राफिकल एरर होता भी है तो उसको समय रहते ही अमेंडमेंट एप्लीकेशन के साथ करेक्ट किया जाना चाहिए। तो अब बेसिकली वो कौन सा समय है, किस समय तक हम किसी भी एरर को या किसी भी चीज़ को हम अमेंड कर सकते हैं अगर गलती हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली जो जेन्युइन टाइम है वो है एविडेंस से पहले। अगर एविडेंस से पहले आपको पता चल जाता है कि कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करके। उसके बाद आपकी अमेंडमेंट एप्लीकेशन ग्रांट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और आपका केस बिगड़ सकता है और वो ख़त्म भी हो सकता है। सो आई होप आपको बेसिकली अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि चेक बाउंस केस फाइल करने का क्या प्रोसीजर है और अगर कोई आपने गलती कर दी है तो आप उसको कैसे और कब तक उसको ठीक कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में लिखिए, उसका मैं आपको जवाब दूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।